अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम समर 2026 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो की लेंथ कम रखने के लिए मैं ये सवाल एक्सेल पर सॉल्व नहीं कर रहा, बल्कि आपके साथ इस सवाल को और इसके आंसर को ठीक से अच्छे से डिटेल में गो थ्रू कर रहा हूँ, ताकि अगर आप इस सवाल को सॉल्व करें और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे वो डिस्कस कर सकें, या इस वीडियो की मदद से हेल्प ले सकें, ताकि कम से कम टाइम में आपसे आपके साथ सवाल डिस्कस हो जाए, आपको सवाल समझा दिया जाए। वर्किंग्स करने में जो है वो जो 15-20 मिनट आधा घंटा ज़्यादा लगता है उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे। सवाल जो है वो समर 2026 का क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसका जो टॉपिक है एक्चुअली वो है आपका वैक, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो क्योंकि टॉपिक वैक है तो इसमें केडी की बात होगी, केई की बात होगी, इक्विटी की वैल्यू की बात होगी, डेट की वैल्यू की बात होगी, बीटा डेट की, बीटा एसेट की, बीटा इक्विटी की बात होगी, टैक्स रेट की बात होगी। और इस सवाल की जो थीम है वो ये है कि कंपनी जो है वो कुछ नई फाइनेंस या फंडिंग ऑब्टेन करना चाह रही है, यानी कि नए पैसे उस कंपनी को चाहिए और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट्स आएंगे उसको आपने डिस्कस करना है। सवाल पढ़ते हैं, और सवाल से पहले ज़रा इसकी रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा देख लिया जाए। अगर ये सारा आपका सवाल है, सवाल की पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट एएल्स करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मौजूदा वैक कितना है? 3 मार्क्स। डिटरमाइन द टर्म्स ऑफ द राइट्स इशू। राइट्स इशू का मतलब ये है कि कंपनी अगर नए शेयर्स इशू कर कर पैसे रेस कर रही है, फंड्स रेस कर रही है, तो उसका क्या, उसकी क्या टर्म्स होंगी। टर्म्स का मतलब ये है कि मौजूदा कितने शेयर्स के अगेंस्ट जो शेयर होल्डर्स को हैं नए शेयर्स दिए जाएंगे। ये 4 मार्क्स का सवाल है। और उसके बाद है डिटरमाइन द फोरकास्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक अंडर ईच फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, यानी कि हमें नया वैक ढूंढना है अंडर ईच फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल सवाल में लिखा हुआ होगा कि मैं इक्विटी भी रेस कर सकता हूं, मैं डेट भी रेस कर सकता हूं, तो हमें हर सूरत में जो वैक होगा वो बताना है। एंड कैलकुलेट हाउ द गियरिंग रेशियो एंड अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस विल चेंज अंडर ईच फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। 10 मार्क्स। उसका इम्पैक्ट गियरिंग रेशियो पर क्या होगा? गियरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। और अर्निंग्स पर शेयर पर क्या इम्पैक्ट होगा, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। तो ये इस सवाल की रिक्वायरमेंट है, और अगर टोटल किया जाए तो 3, 4 और 10 यानी कि 17 मार्क्स। 17 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आसान सवाल, मुश्किल सवाल नहीं था। देखते हैं और डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं, और डिस्कशन का आगाज करते हैं। सवाल कहता है यू वर्क फॉर अमीन लिमिटेड एएल, अ लिस्टेड कंपनी ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। एएल इज एन इंपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। द कंपनी इज बेस्ड इन कराची। एक कंपनी है और वो बेस्ड कराची में बेस्ड है, और वो इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन करती है फूड प्रोडक्ट्स का। द बोर्ड इंटेंड्स टू रेज 10,000 मिलियन रुपीज ऑफ न्यू फाइनेंस। बोर्ड की नीयत है कि हम 10,000 मिलियन रुपए नए रेज कर लें, फाइनेंसिंग ऑब्टेन कर लें, टू फंड अ प्रोजेक्ट दैट विल इंक्रीज द ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। इससे कंपनी की मौजूदा कैपेसिटी इंक्रीज होगी, एक और फैक्ट्री लगा दी जाएगी, एक और वेयर हाउस होगा, एक और ऑफिस होगा। It is expected that pre-tax operating profits will increase by rupees 2,000 million per year as a result of the expansion. इसकी वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें इजाफा होगा। ये याद रहे कि ये प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। जब आपका प्री टैक्स प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो टैक्स जो है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा। बहरहाल इन शॉर्ट 10,000 मिलियन रुपए हम रेज करेंगे, और जिसकी वजह से मेरा प्री टैक्स प्रॉफिट जो है वो 2,000 मिलियन हर साल इंक्रीज होगा। द बोर्ड आर कंसिडरिंग रेजिंग द न्यू फाइनेंस थ्रू ईदर राइट्स इशू। कैसे पैसे रेज करेंगे? या तो हम राइट्स इशू कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 1, और थ्रू द इशू ऑफ न्यू डिबेंचर्स, या फिर नए डिबेंचर्स इशू होंगे। यानी कि एक आपके पास इक्विटी वाला ऑप्शन है, एक आपके पास डेट वाला ऑप्शन है। इन बोथ केसेस द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फाइनेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 100 मिलियन। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप पैसे रेज करते हो तो आपकी कुछ जो है वो फाइनेंसिंग की कॉस्ट लग रही होती है। जब आप फाइनेंस रेज करते हो तो उससे रेलेवेंट कुछ खर्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डेट बैंक से कोई लोन ले रहे हो तो आपने जो है वो कोई प्रोसेसिंग चार्जेस पे करने हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के चार्जेस पे करने हैं। अगर आप राइट्स इशू कर रहे हो
तो उसके लिए आप अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन जब भेजोगे तो उसके लिए आपने XYZ रिसोर्सेज को यूज़ करना होगा और आपने उनको इन्फॉर्म करना होगा, फिर एक पूरा प्रोसेस होगा जिसके ज़रिए राइट्स इशू जो है वो रेज होंगे। तो वे कहते हैं कि इन सारे मामलात में 100 मिलियन का खर्चा आएगा एंड द न्यू फाइनेंस मस्ट बी सफिशिएंट टू कवर दीज एडिशनल फाइनेंस कॉस्ट। और ये खर्चा मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा, मेरे पास कैश नहीं पड़ा हुआ, बल्कि आप यूं करिएगा कि जो नया फाइनेंस ऑब्टेन कर रहे हैं उसी से ये खर्चे पे होंगे। इसका मतलब इफेक्टिवली 10,000 मिलियन की ज़रूरत है, ये भी मैं राइट्स इशू या डिबेंचर से लूंगा, और साथ में जब ये लेने जाऊंगा तो मेरे कुछ खर्चे होंगे, वो खर्चे जो 100 मिलियन के हैं वो भी मैं इधर से ही फाइनेंस करूंगा। देखिए, मुझे किसी से फॉर एग्जांपल किसी बैंक से, आप यूं समझ लें मुझे बैंक से लोन चाहिए 100 रुपए का। अब मुझे किसी जगह पर 100 रुपए लगाने हैं, मुझे किसी जगह पे 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। मेरी जेब में लेट से कुछ भी नहीं है, तो मैं बैंक गया, बैंक को बोला भाई 100 रुपए का लोन चाहिए। बैंक ने बोला ठीक है 100 रुपए का लोन मिल जाएगा, आप हमें 2 रुपए दें। मैंने बोला 2 रुपए किस बात के? उन्होंने बोला भाई आपके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपकी कंपनी हमारे कोई ऑडिटर वगैरह XYZ लोग बैंक से विजिट करेंगे, तो एक प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं 2 रुपए के। मैंने बोला यार मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। तो बैंक ने बोला कोई मसला नहीं है, आप हमसे 100 के बजाय 102 रुपए का उधार ले लो। 100 रुपए आपकी जरूरत है और 2 रुपए भी आपकी जरूरत है, ये 2 रुपए की जरूरत इसलिए अराइज हो रही है कि 100 रुपए चाहिए, तो हम आपको 102 रुपए का उधार देते हैं। अब अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास लिक्विड फंड्स नहीं है, तो जाहिर है कि मुझे ये भी बोरोइंग से लेने पड़ेंगे। मैं बैंक को बोलूँगा ठीक है भाई आप 102 रुपए का उधार दे दें, उसमें से 2 रुपए आप अपने प्रोसेसिंग चार्जेस के रख लें, उधार तो रहा अपनी जगह 102 रुपए का, और 100 रुपए मैं ले जाता हूँ जो मुझे जहाँ पर इन्वेस्ट करने थे वहाँ पर चाहिए होंगे। यानी कि एंट्री क्या पास होगी, पहले आप लोन लेंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक बैलेंस है, वो 102 रुपए से डेबिट होगा, बैंक लोन 102 रुपए से क्रेडिट होगा। आपने 102 रुपए लोन लिया, उसके बाद फिर आप जो है वो एक्सपेंस को डेबिट करोगे 2 रुपए से, और बैंक अकाउंट से इस एक्सपेंस की 2 रुपए की पेमेंट करोगे, तो नेट आपके हाथ में जो पैसे बचेंगे वो 100 रुपए बचेंगे जो आप XYZ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक से लेने आए थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यही सवाल यहाँ पर कह रहे हैं कि 10,000 रुपए लेने हैं, उसके लिए 100 रुपए का मजीद खर्चा होगा, उसका भी उधार ले लेना। ठीक है भाई। फिर लिखा हुआ है फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन द न्यू फाइनेंस इज शोन बिलो। न्यू फाइनेंस में क्या है, राइट्स इशू कर सकते हैं हम, ये पहला ऑप्शन है। इफ न्यू इक्विटी फाइनेंस इज रेज द बोर्ड वुड लाइक द टर्म्स टू बी सच दैट द अर्निंग्स पर शेयर डज नॉट रिड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द न्यू शेयर्स इशू। ठीक है भाई, बोर्ड ये कहता है कि आप राइट्स इशू से पैसे रेज कर लें। राइट्स इशू क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मैं अपनी कंपनी के नए शेयर्स देता हूं डिस्काउंटेड वैल्यू पर, वही मेरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और वो पैसे मैं आगे लगा देता हूं। लेकिन यहां पर बोर्ड ने ये बोला है कि भाई राइट्स इशू जो आप करोगे ना, वो देखभाल कर करना, बहुत ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर देना, या आप जितने शेयर्स इशू करोगे इस चीज का एहतियात रखना कि आज जो हमारा EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर बन रहा है, राइट्स इशू करने के बाद भी वही अर्निंग्स पर शेयर की वैल्यू हो। EPS जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, रिड्यूस नहीं होना चाहिए। अब EPS कैलकुलेट कैसे होता है, EPS कैलकुलेट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे कैलकुलेट होता है। क्या कंपनी का करंट EPS मालूम हो सकता है? हाँ शायद मालूम हो सकता होगा। कंपनी का हम करंट EPS ढूंढेंगे, मौजूदा करंट EPS ढूंढेंगे। ठीक है जी। और फिर हम कुछ इस तरह से नए शेयर्स को कैलकुलेट करेंगे कि ये EPS जो है वो डिक्रीज ना हो, रिड्यूस ना हो, क्योंकि ये बोर्ड ने मना कर दिया। बोर्ड ने बोला कि हम जो शेयर्स इशू करें वो इतने करें कि जिससे मौजूदा अर्निंग्स पर शेयर जो है उसमें कोई रिडक्शन ना आए। ठीक है। You will need to advise on suitable terms of the rights issue, including the issue price of the new shares. Suitable terms बतानी है, including issue price। इसका मतलब ये हो गया कि दो चीजें बतानी है, एक तो इशू का रेशो, इशू के रेशो का मतलब ये होता है कि कितने शेयर्स के अगेंस्ट कितने नए शेयर्स इशू हो रहे हो,
और दूसरा जो शेयर्स इशू करोगे वो किस प्राइस पर इशू करोगे, एक शेयर कितने रुपए पर इशू होगा जिससे आपकी जरूरियात पूरी हो जाए। फिर डिबेंचर इशू है। New debentures will be issued under the same terms as existing secured debentures. As such, they will be issued and redeemed at par and carry a coupon rate of 14%. बहुत बेहतरीन काम कर दिया आपके सवाल बनाने वाले ने। उसे बोला कि नए डिबेंचर्स की वही टर्म्स होंगी जो मौजूदा डिबेंचर्स की होंगी। एज सच दे विल बी इशूड, यानी कि वो अब एक्सप्लेन कर रहा है कि जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स हैं उनकी क्या टर्म्स हैं। They should be issued and redeemed at par and carry a coupon rate of 14%। अच्छा, अब यहां पर ये याद रखिएगा कि जो आपका CR या कोपॉन रेट है वो 14% है। कोपॉन रेट जो है वो आपको ये बताता है कि कितना कैश फ्लो होगा, कितना आपने इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ कैश पे करना होगा। जो आपका कॉस्ट ऑफ डेट होता है दैट इज नॉट ऑलवेज कोपॉन रेट। कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है वो बॉन्ड के IRR के बराबर होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बराबर होता है। आम हालात में हम कैश फ्लोज को ड्राफ्ट करते हैं, IRR को कैलकुलेट करते हैं, जो IRR का अमाउंट आता है वही मेरा कॉस्ट ऑफ डेट होता है। ये याद रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ डेट जो वैक के फॉर्मूले में यूज होता है वो IRR होता है, वो उस बॉन्ड का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढने के लिए बॉन्ड के कैश फ्लोज को प्लॉट किया जाता है और IRR ढूंढ लिया जाता है, जो हमारा तरीका है IRR ढूंढने का। लेकिन एक सूरत ऐसी होती है कि जिसमें जो कूपन रेट होता है वो IRR के बराबर ही होता है। यानी कि एक सूरत ऐसी होती है जिसमें IRR अगर कैलकुलेट करोगे, अगर IRR कैलकुलेट करोगे तो वो उतना ही आएगा जितना कूपन रेट है। वो सूरत ये वाली है, यानी कि इशुएंस और रिडेम्पशन एट पार हो तो जितना कूपन रेट होगा उतना ही IRR होगा। सर अगर इस सवाल में ऐसा नहीं होता, रिडेम्पशन या इशुएंस एट डिस्काउंट या प्रीमियम होती तो फिर हमें IRR कैलकुलेट करना पड़ता। सर थोड़ा सा रिकैप करवा दें, नहीं समझ में आ रहा है। लेट से यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। ये नंबर 0 1 2 3, ठीक है जी, कैश फ्लोज। लेट से तुमने किसी से 100 रुपए उधार लिए, उसने तुम्हें 100 रुपए दिए और लेट से कूपन रेट 10% है और 3 साल बाद वो पैसे वापस करने हैं। तो पहले साल के आखिर में हम उसको इंटरेस्ट देंगे, दूसरे साल के आखिर में इंटरेस्ट देंगे और तीसरे साल के आखिर में उसके 100 रुपए और इंटरेस्ट दोनों वापस करेंगे, तो ये 110 रुपए बनेंगे। 110 में 100 रुपए उसके अपने और 10 रुपए का तीसरे साल का इंटरेस्ट। ये क्या हो रहा है, जितने पैसे लिए थे उतने ही पैसे लौटा रहा हूं। इशुएंस एट पार, रिडेम्पशन एट पार और बीच में इंटरेस्ट है। और कूपन रेट कितना है, कूपन रेट 10% है। इस केस में IRR कैलकुलेट करो, वो भी 10% आएगा। कैलकुलेट कर कर देख लेना। IRR का फॉर्मूला लगाओ, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हो, आता होगा। इस केस में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो वो 10% ही आएगा, क्योंकि रिडेम्पशन एंड इशुएंस दोनों पार पर है। लेकिन अगर केस केस कुछ इस तरह का होता कि ईयर 0 1 2 3 है और कैश फ्लोज में लेट से आपने 100 रुपए लिए हैं, फिर 10 रुपए और तीसरे साल रिडेम्पशन हो रही है लेट से प्रीमियम पर 120 रुपए पर, तो आप उसको 130 रुपए वापस कर रहे होगे, 10 इंटरेस्ट के और 120 उसके। इस केस में IRR कुछ और होगा, कूपन रेट कुछ और होगा। तो सर इस सवाल में आसानी हो गई ना। इस सवाल में हमारे पास अगर कूपन रेट मालूम है तो कूपन रेट मालूम होने की वजह से IRR भी मालूम है। बिल्कुल। द डिपेंडेंस विल बी रिडीम्ड आफ्टर 15 ईयर्स, एल्स डेट बीटा इज 0। अब कोई ये बेवकूफ़ी नहीं करना कि 15 साल के कैश फ्लोज बनाओ और उसके बाद कैलकुलेट करो कि IRR कितना आता है, वो 14% ही आएगा। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन फॉर योर कैलकुलेशंस इज शोन बिलो। कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। विदाउट न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट से पहले का आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिया हुआ है। शेयर कैपिटल है 1000 मिलियन के अमाउंट के शेयर्स हैं और एक शेयर जो है वो 100 का है, यानी कि 1000 को 100 से डिवाइड करें तो 10 मिलियन शेयर्स की क्वांटिटी बनती है। रिटेन प्रॉफिट है 103,800 का, डेट है 50,000 का और टोटल 154,800 है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फोरकास्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस विदाउट न्यू प्रोजेक्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस है मौजूदा, टैक्स का रेट लगा हुआ है, टैक्स कैलकुलेट हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। क्या मैं करंट EPS कैलकुलेट कर सकता हूं? अगर मैं साथ साथ आपसे सवाल डिस्कस ही कर रहा हूं तो मैं कर ही देता हूं। Profit after tax, which is 6830 million, divided by number of shares, which is 10 million.
सो आपका करंट अर्निंग्स पर शेयर 683 है। राइट्स इशू की कहानी में सवाल में ये लिखा हुआ था, राइट्स इशू की कहानी में सवाल में ये बात मेंशन थी, लिखी हुई थी, बताई गई थी कि जितना अभी का ईपीएस है हम चाहते हैं कि बाद में ईपीएस उतना ही हो, कम ना हो, गिरे नहीं। ठीक है जी। अदर रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपनी का इक्विटी बीटा दिया हुआ है, ठीक है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, इसका मतलब रिस्क प्रीमियम कितना होगा, इसका मतलब मेरा जो रिस्क प्रीमियम होगा वो 5% होगा। रिस्क प्रीमियम किसके बराबर होता है, मार्केट का रेट माइनस रिस्क फ्री रेट। कैपिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इनटू रिस्क प्रीमियम कर लो, या फिर रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कर लो। ठीक है जी। यूज बुक वैल्यूज ऑफ इक्विटी एंड डेट फॉर योर कैलकुलेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस होता है। मार्केट वैल्यू किसी चीज की जो मार्केट में वैल्यू चल रही है वो होती है, बुक वैल्यू जो बुक्स में लिखी हुई वैल्यू आ रही है वो होती है। जनरली जनरली जब हम वैक कैलकुलेट करते हैं तो वो हम मार्केट वैल्यू की बेसिस पर ही कैलकुलेट करते हैं। जनरली जब हम वैक कैलकुलेट करते हैं तो वो किस बेसिस पर करते हैं, मार्केट वैल्यू की बेसिस पर ही करते हैं। मार्केट वैल्यू कैसे आ सकती है, फॉर एग्जांपल अगर इक्विटी की बात करूं, जनरली सवाल आपको जो है ना वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए कोई मेथड देता है, या वो बता देते हैं कि भाई एक शेयर की इतनी प्राइस है और इतने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो। यहां पर सवाल कह रहे हैं कि बुक वैल्यू का इस्तेमाल करना। अच्छा, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल जो बच्चों का आता है वो मैं बता दूं। देखिए लेट से एक कंपनी है, उसका बैलेंस शीट पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर शेयर कैपिटल 100 रुपए का आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट 20 रुपए का आ रहा है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर उसकी इक्विटी 120 रुपए आ रही है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर उसकी इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग दोनों इक्विटी का पार्ट है, 120 रुपए आ रही है। अच्छा, उसके 10 शेयर्स हैं और एक शेयर की मार्केट में वैल्यू 15 रुपए चल रही है। तो अब अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि बताओ इसकी इक्विटी की बुक वैल्यू कितनी है, तो 120 बोलूंगा। और अगर कोई बोलेगा कि इस कंपनी की शेयर्स की मार्केट वैल्यू या इसकी इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी है, तो मैं बोलूंगा कि देखो भाई 10 शेयर्स हैं और हर शेयर मार्केट में 15 रुपए का, तो 150 रुपए। अब यहां पे लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि सर ये तो शेयर्स की वैल्यू है ना, यानी कि ये तो इसकी वैल्यू हो गई, इसमें आप 20 रुपए मजीद ऐड करें रिटेन अर्निंग्स की, तो इसकी इक्विटी की टोटल वैल्यू तो 170 हुई। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जब हम मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, जब हम किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, तो उसमें उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए ड्यू टू रिटेन अर्निंग्स, वो इसमें इनकॉर्पोरेटेड होती है, ये याद रखिएगा। ये मैंने की बात करी है, की पॉइंट आप लोगों को कहा है बातों बातों में, इसको जरा दोबारा से दोहरा लें। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। जब हम कहते हैं कि किसी कंपनी की लेट से 10 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू 15 है और हम बोलते हैं उसकी मार्केट वैल्यू 150 है, तो दिस मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट्स ऑल इक्विटी कंपोनेंट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि कोई ये बेवकूफ़ी ना करे कि सर बुक वैल्यू 120 है क्योंकि 100 रुपये शेयर कैपिटल है, 20 रुपये रिटेन अर्निंग है, 120 पे मार्केट वैल्यू अगर इक्विटी की निकालेंगे तो 150 रुपये शेयर की वैल्यू आ गई और 20 रुपये रिटेन अर्निंग्स भी ऐड करें। नहीं भाई, ऐसा कर कर 170 पे नहीं जाना, 150 में सारे इम्पैक्ट्स शामिल हैं। बहरहाल इस सवाल में हमें मार्केट वैल्यू तो यूज ही नहीं करनी, हमें तो सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू को इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। कैलकुलेट यील्ड्स करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप ये समर 2026 का पास पेपर निकालकर इसका क्वेश्चन नंबर 4 एक से दो बार रीड कर लें। इस वीडियो को पॉज कर रीड कर लें, की पॉइंट्स को नोट कर लें, ताकि जब मैं आंसर पर जाऊं तो आपको सारी वैल्यूज रिकॉल हो रही हो। मैं कोशिश करूंगा कि आंसर जल्द से जल्द रिकैप करूं। तकरीबन 18-19 मिनट का तो ये लेक्चर हो ही चुका है, आपका और मेरा दोनों का वक्त ज़रूरी है। कोशिश करेंगे कि 15 मिनट के अंदर आंसर को डिस्कस कर लें, लेकिन क्योंकि आंसर जल्दी से डिस्कस होगा और उसके कंपोनेंट्स डिस्कस हो रहे होंगे, तो आपका सवाल का जहन में रहना ज़रूरी बनता है। चलें जी, आंसर की तरफ चलते हैं। और आंसर में आपके पास मैंने ये आंसर निकाल दिया, सॉल्व नहीं करूंगा ताकि टाइम बचे।
सबसे पहले हमें वैक कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी कि हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करंट कैलकुलेट करें, मौजूदा। मौजूदा और हाँ, ये चीज याद रखिएगा कि हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, बुक वैल्यूज यूज करनी है। तो सर ये 50,000 और 104,800 कैसे आया, एज इट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से आ गया। ये आपके पास इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 104,800 बनता, क्योंकि हम मार्केट वैल्यू यूज नहीं कर रहे तो फिर हम शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग दोनों लेंगे। मार्केट वैल्यू यूज कर रहे होते तो रिटेन अर्निंग अलग से ऐड नहीं होता। और ये आपके पास डेट की वैल्यू है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा सर, फिर इसके बाद कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हुई, देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। आपके पास कोपॉन रेट 14% का दिया हुआ था, टैक्स रेट 29% का था, तो ये पोस्ट टैक्स रेट आ गया। पोस्ट टैक्स रेट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, सिंपल सी चीज जो हम वैक के सवालों में करते हैं। तो डेट की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट, और ये कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स है, तो यहाँ पर दोबारा फॉर्मूले में 1 माइनस टैक्स रेट नहीं आएगा, ये आ गया आंसर। इक्विटी की वैल्यू भी आ गई है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे आई, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को यूज किया, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। बीटा फैक्टर भी दिया हुआ था, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ था, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ था, 19.5% ये परसेंटेज बनी। इन दोनों को इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और फिर टोटल्स को टोटल से डिवाइड कर कर वैक कैलकुलेट कर लिया। पार्ट ये बड़ा आसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यकीन माने मुफ्त के जो मार्क्स कहते हैं ना, वो हैं ये, अगर आपको बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पता है। क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैंने कोशिश करी है कि तेज़ी से ये डिस्कस कर लूँ। अब आ जाते हैं टर्म्स ऑफ द राइट्स इशू, यानी कि हमें दो चीज़ें इसमें मालूम करनी थी कि एक शेयर कितने रुपए पर इशू करें और कितने शेयर्स इशू करें। इसकी भी पहली वर्किंग हम कर चुके हैं। करंट जो अर्निंग्स पर शेयर है वो 683 है, तो नया अर्निंग्स पर शेयर भी 683 ही होगा। राइट्स इशू के जरिए हम जब पैसे ऑब्टेन करेंगे तो डायरेक्टर्स ने कहा था कि जो करंट आपका अर्निंग्स पर शेयर है वो अर्निंग्स पर शेयर रहना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। तो अगर वही हमारा अर्निंग्स पर शेयर होगा, अब जब हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो हमारी मौजूदा अर्निंग 6830 है, ये आपके पास सवाल में दी हुई है। ये रही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू 6830। जब इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करेंगे तो 2000 से अर्निंग्स इंक्रीज होंगी, जिस पर 580 का टैक्स लगेगा, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि ये प्री टैक्स है। तो इसका मतलब मेरी रिवाइज्ड अर्निंग्स कितनी होंगी, मेरी रिवाइज्ड अर्निंग्स होंगी 8250। अब मैं कितने कमा रहा हूँ, अब मैं 8250 कमा रहा हूँगा। ये अर्निंग्स लॉक हो गई है ना भाई। देखिए ना, मौजूदा जो कमा रहे हो, इस नया प्रोजेक्ट करने के बाद, नई फाइनेंसिंग ऑब्टेन करने के बाद जो कमाओगे वो ऐड कर दो, और उस पर जो टैक्स पे करोगे वो माइनस कर दो, यानी कि ये फिगर चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, ये फिगर भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायरेक्टर ने बोल दिया जो अभी का है उतना ही रहेगा। अब ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब जब ये चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता, तो शेयर्स एज अ बैलेंसिंग फिगर आएंगे। यानी कि मुझे पता है मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, मुझे ये भी पता है कि अर्निंग्स पर शेयर कितना होगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे कि कंपनी में कितने शेयर्स होने चाहिए। देखिए ना, इस इक्वेशन में तीन चीजें हैं, दो बदल नहीं सकती हैं। एक डायरेक्टर ने बोला ईपीएस 683 होगा, दूसरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो अब जो भी इंपैक्ट आना है वो नंबर ऑफ शेयर्स पर आना है। नंबर ऑफ शेयर्स कुछ इस तरह से चेंज होकर इतने हो जाएं कि यही ईपीएस हो और यही पैट हो। तो आपने क्या किया, आपने शेयर्स कैलकुलेट किए, आपने ईपीएस सेम रखना है, तो आपने जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको आपने नंबर सॉरी जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड किया, और फिर ये 1 मिलियन से क्यों मल्टीप्लाई किया, अगर ना करते तो आंसर इन मिलियंस आता। यानी कि अगर कोई इसको यूं लिख दे 8250 डिवाइडेड बाई 683, तो वो लिखेगा 12.079 मिलियन। लेकिन इन्होंने 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर कर और एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए कि भाई नई कंपनी में अगर इतना ईपीएस चाहिए, इतनी अर्निंग्स होंगी, तो नई कंपनी में इस हिसाब से इतने शेयर्स होंगे। यानी कि कितने शेयर्स होंगे, 12079,063। अच्छा, करंट शेयर्स कितने हैं, 10 मिलियन। तो नए कितने शेयर्स इशू हो रहे होंगे, आप ऊपर से 10 मिलियन हटा दें, ये नए शेयर्स इशू हो रहे होंगे।
यहां पर मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज कर पहले तो आप राइट्स इशू की ये वाली वर्किंग देख लें कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे। हमने नई कंपनी के या आफ्टर द प्रोजेक्ट ऑन गोज हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे और उसमें से एग्जिस्टिंग माइनस कर दिया तो मुझे पता चल गया कि नए शेयर्स कितने होने चाहिए। अच्छा, टर्म्स क्या होंगी? करंट शेयर्स को न्यू शेयर से डिवाइड कर दिया। करंट 10 मिलियन शेयर्स हैं, हम नए 2 मिलियन और समथिंग शेयर्स इशू करेंगे, यानी कि तकरीबन 5:1। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। एक नया शेयर दिया जा रहा है हर उस बंदे को जिसके पास कंपनी के 5 शेयर्स मौजूद हैं। ठीक है जी। तो न्यू शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं? 2 मिलियन। सर इन दोनों में क्यों फर्क आ गया? यार देखो, हुआ ये कि हमने थोड़ी सी राउंडिंग ऑफ कर दी है, ठीक है ना। अगर आप एग्जैक्ट पर जाते तो एग्जैक्ट भी लिख सकते हो, वो 2079063 होता और फिर ऊपर 5:1 नहीं होता, 5 समथिंग इन डेसिमल्स होता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें आई कैप अपने आंसर में कॉन्सेप्ट चेक करता है और वो अपने सजेस्टेड आंसर में भी राउंडिंग्स को परमिट कर रहा है। वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इतनी राउंडिंग कर लो, यानी कि ये 79,063 का अमाउंट तुम्हें बहुत तकलीफ देगा आगे की वर्किंग्स में, तो तुम इसको 2 मिलियन कंसिडर कर लो, लेकिन कहीं मेंशन कर देना जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, विद राउंडिंग। ठीक है ना। और यही बात ऊपर जो मैंने लिखी वो लिखी हुई है, 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। अच्छा जी, अब ये टर्म्स में से एक चीज हो गई कि हर 5 शेयर के अगेंस्ट एक नया शेयर इशू होगा। एक और बात भी थी, हमें 10 मिलियन की फाइनेंसिंग ऑब्टेन करनी थी, 100 मिलियन रुपीस मजीद पे करने थे टोटल, यानी कि 10100 इतना हमें फंड जो है वो रेज करना था। फंड कैसे रेज हो रहे हैं? फंड रेज हो रहे हैं राइट्स इशू से। राइट्स इशू का क्या मतलब है? राइट्स इशू का मतलब है नए शेयर्स के जरिए पैसे लेकर आना चाह रहा हूं। इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए और इतने शेयर्स इशू करना है। तो हर शेयर के इशुएंस प्राइस क्या हो, यानी कि एक शेयर कितने रुपए पर आप इशू करोगे? आप एक शेयर जो है वो 5050 पर इशू करोगे। देखो अगेन हुआ क्या, आपने ये देखा भाई पैसा कितना चाहिए, भाई पैसा इतना चाहिए, कितने शेयर्स इशू करूंगा? भाई इतने शेयर्स इशू करूंगा। तो हर शेयर कितने रुपए ला कर दे 5050, यही इशू प्राइस होती है। यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मैं ये बोलूंगा कि मैं 1 फॉर सॉरी हाँ 1 फॉर एवरी 5 राइट्स इशू कर रहा हूँ। यानी कि अगर आपके पास कंपनी के 5 शेयर्स हैं तो आपको कंपनी का एक नया शेयर दिया जाएगा और वो नया शेयर जो है वो लेने के लिए आप कंपनी को 5,050 रुपए पे कर रहे होगे। ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें अभी तक जो चल रही हैं वो क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, आगे अभी भी बहुत सारी चीज़ें इस सवाल में बाकी हैं, कोशिश होगी कि तेज़ी से गो थ्रू करा जाए। हमारा आखिरी पार्ट जो है, जो कि 10 मार्क्स का था, उसमें सवाल ने कहा था कि नया वाला गियरिंग कैलकुलेट करो, नया वाला अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करो, और दोनों ऑल्टरनेटिव के लिए, यानी कि अगर डेट डिपेंचर्स के लिए डेट के लिए जाएं और अगर इक्विटी के लिए जाएं तो दोनों केसेस में। तो पहला केस कौन सा है? डेट वाला है। और इसमें ये वर्किंग नंबर 5 का रेफरेंस देता है, तो पहले वर्किंग नंबर 5 को चेक कर लिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। वर्किंग नंबर 5 पर चलते हैं। ये है आपकी वर्किंग नंबर 5, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ है, 3 बनाए हुए हैं। विदाउट अ न्यू प्रोजेक्ट, मौजूदा करंट हालात में। विद अ न्यू प्रोजेक्ट, विद अ न्यू प्रोजेक्ट। लेकिन ये डेट वाला, डेट इशू करूंगा तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसा नजर आएगा? इक्विटी इशू करूंगा तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसा नजर आएगा? और अभी कैसा नजर आ रहा है? इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 3 चीजें हैं। एक तो विद अ न्यू प्रोजेक्ट, विदाउट अ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट के बगैर, न्यू प्रोजेक्ट के साथ अगर डेट इशू किया जाए, न्यू प्रोजेक्ट के साथ अगर इक्विटी इशू करी जाए। अच्छा, ये वाली जितनी भी वैल्यूज हैं जो यहां पर लिखी हुई हैं, ये आपके सवाल में एज इट इज दी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं, कोई नई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से यहां पर भी ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, ये सवाल में एज इट इज दी हुई है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। ठीक है जी। अब हमारे पास डेट और इक्विटी दो चीजें हैं, तो हम पहले डेट को गो थ्रू कर लेते हैं। चलें जी, डेट की तरफ चलते हैं। डेट में हमें क्या दिखाया जा रहा है? दिखाया जा रहा है कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज होगा और हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18620 हो जाएगा। कैसे? सवाल में लिखा हुआ था कि इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने से आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 2000 मिलियन का इजाफा होगा। तो आप 2 ऐड कर दें 16 में, आगे आपके पास 18620। ठीक है जी। इंटरेस्ट का एक्सपेंस क्यों 8414 आया? अब करंट इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना है?
सर करंट इंटरेस्ट का एक्सपेंस 7,000 है, करंट जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है 7,000 है। नया वाला यहाँ पर 8414 कैसे आ रहा है, नया वाला यहाँ पर 8414 कैसे आ रहा है? चलें जी इसकी थोड़ी सी लॉजिक देखते हैं। करंटली आपके पास डेट कितना है, 50,000। अगर आप डेट के जरिए पैसे लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 60100। क्यों 60100 हो जाएगा? मौजूदा वाला 50,000 भी होगा और नया 10,000 और 100 चाहिए। 10,000 और 100 कैसे चाहिए? 10,000 प्रोजेक्ट में चाहिए, 100 रुपये रेजिंग के लिए चाहिए। तो 10,000 100 बना, 10,000 100 और 50,000 कितना बना? 60100 बना। रेट कितना है इंटरेस्ट का? 14% है। तो आप 60100 का जरा 14% लें। इस सवाल में कूपन रेट और आईआरआर बराबर है ना, 60100 इंटू 0.14, 8414 ही बनता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी आपको समझ में आ गई। और जब मैं इक्विटी के लिए जाऊंगा तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू वही 2000 के एडिशन के बाद है। यहां तक हम पहुंच गए। इस वैल्यू पर टैक्स लगा, टैक्स लगा, टैक्स लगा, 29% सवाल में दिया हुआ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अभी मेरे 10 मिलियन शेयर्स हैं, ईपीएस 683 बनता है। आप कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। 6830 मिलियन में है, डिवाइडेड बाय 10 कर दें। अगर मैं डेट इशू करूंगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7246 होगा। 10 मिलियन शेयर्स ही होंगे, नए शेयर्स इशू नहीं करूंगा डेट के केस में, तो 725 का आ जाएगा। और अगर मैं इक्विटी की उस पर जाता हूं तो हमने देखा था हम 2 मिलियन नए शेयर्स इशू करेंगे, 12 मिलियन शेयर्स हो जाएंगे। 8250 डिवाइडेड बाई 12,688 आ रहा है। अब यहां पर आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर ये तो ईपीएस चेंज हो गया, सवाल में ये लिखा हुआ था कि हम राइट्स इशू करेंगे तो हमारा करंट ईपीएस जितना भी है उतना ही ईपीएस आफ्टर राइट्स इशू भी होना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि हमने थोड़ी सी राउंडिंग ऑफ करी है। तो उस पर आई कैप अपने आंसर में भी कुछ नहीं कह रहा है, यानी कि वो राउंडिंग ऑफ अलाउ कर रहा है। तो आप भी इतना ज़्यादा परेशान ना हो, ये कोई टेक्निकल एरर नहीं है। अगर आप एग्जैक्ट चीज़ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू करें ना वो आप लिख सकते हैं। वो कितने थे? वो थे 2079 समथिंग थे ना। एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स जो बनते थे 20796063 बनते हैं। ये अगर आप 20796063 लेंगे ना तो ये 683 ही आएगा, क्योंकि वो उसका वजूद यहीं से आया है। ठीक है जी। अच्छा, फिर गियरिंग कैसे कैलकुलेट हुई? डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। सर क्या हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी? मेंशन कर देना, कर सकते हो, कोशिश करना दोनों यूज कर लो। और जब गियरिंग कैलकुलेट करो, क्योंकि इसके दो फॉर्मूले होते हैं, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी भी चलता है और डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी भी चलता है, जो जो फॉर्मूला यूज करो मेंशन कर देना। सर ये वैल्यूज ट्रेस करवा दें, ये तो सवाल में ही है। सेकेंड केस की 6100 की वैल्यू हमने देख ली, 172,146 की मैं जो वैल्यू है इक्विटी की वो आपको अभी शो करता हूं। हमें उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर जाना होगा और ये वैल्यूज भी मैं शो कर देता हूं। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर। ये तो मौजूदा हालात हैं, ये ठीक है। अगर हम डेट इशू करते हैं तो करंट शेयर कैपिटल 1000 ही रहेगा। रिटेन अर्निंग जितना था उसमें नीचे से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटेन अर्निंग्स का पार्ट बनता है ना, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 7246 यहां से आ रहा है, ये रहा 7246। इसी तरह से इक्विटी वाले केस में 8250 ऐड होगा। तो 7246 ऐड हुआ ये बन गया, या 8250 ऐड हुआ तो ये बन गया। इन दोनों को ऐड किया, टोटल इक्विटी इन टर्म्स ऑफ बुक वैल्यू बन गई, और ये बुक वैल्यू है डेट की। ठीक है जी, सारी वैल्यूज मैंने आपको गो थ्रू करवा दी, कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है। ये टोटल अमाउंट्स बन गए और यही यूज हो रहे हैं। आपके पास आंसर की शीट भी मौजूद होगी। समर 2016 का 2026 का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लीजिएगा, आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये वैल्यू अभी जो वर्किंग दिखाई और ये वैल्यू अभी जो वर्किंग दिखाई उससे आ गई। डेट का जो आईआरआर है और कूपन रेट है वो सेम है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इस तरह से ये आ जाएगा। ये जो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी है इसकी थोड़ी सी वर्किंग हुई हुई है। इसकी क्यों वर्किंग हुई भी है? जब नया डेट इशू होगा, जब नया डेट इशू होगा तो बीटा इक्विटी चेंज होगा। बीटा इक्विटी क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करता था? बीटा इक्विटी बिजनेस रिस्क को और फाइनेंशियल रिस्क को, दोनों चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। बीटा एसेट किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? बीटा एसेट बिजनेस रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। जब आपने नया डेट इशू किया तो डेट और इक्विटी का रेशो चेंज हुआ,
जब डेट टू इक्विटी का रेशियो चेंज हुआ तो बीटा इक्विटी चेंज होगा। तो वो जो अनगियरिंग और रीगियरिंग वाली सारी चीज़ें हम कर रहे थे वही यहाँ पर करनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वर्किंग पर चलते हैं और उसमें हम पहले ये वाली वर्किंग देख लेते हैं। ये फॉर्मूला मशहूर ज़माना फॉर्मूला जो दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, बीटा एसेट को और बीटा इक्विटी को कनेक्ट करता है। बीटा एसेट क्या है? बिजनेस रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। बीटा इक्विटी क्या होता है? बिजनेस रिस्क को और फाइनेंशियल रिस्क दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। करेंटली सवाल में दिया गया बीटा इक्विटी 1.5 था। करेंटली सवाल में दी हुई इक्विटी की वैल्यूज और डेट की वैल्यूज 50,000 और 104,800 ये दोनों सारी वैल्यूज दी हुई थी। टैक्स का रेट भी दिया हुआ था। हमने इसको अनगियर किया और हमने ये क्या ढूंढा है? ये हमने ढूंढा है बीटा एसेट। बीटा एसेट क्या रिफ्लेक्ट करता है? बिजनेस रिस्क को। ये क्यों ढूंढा? कभी भी नया डेट इशू होता है तो कंपनी का बीटा इक्विटी चेंज हो जाता है। चेंज होने की रीजन फाइनेंशियल रिस्क है। तो हमारा जो करंट बीटा इक्विटी है वो हम फिर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में यूज नहीं कर सकते। हमें नया कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में यूज करने के लिए बीटा इक्विटी चाहिए होगा। उसका प्रोसेस ये होगा कि पहले बीटा इक्विटी को अनगियर करोगे करंट रेशियोज से और जो फॉर्मूला दिया हुआ है उससे, ये आ जाएगा बीटा एसेट। फिर इसको रीगेयर करोगे। रीगेयर कैसे करेंगे? इसी फॉर्मूले को रीशफल कर लें, यानी कि बीटा इक्विटी इज इक्वल्स टू बीटा एसेट मल्टीप्लाइड बाई, आपके पास जो है वो मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा? इक्विटी प्लस डेट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई इक्विटी, यानी कि 1.12 मल्टीप्लाइड बाई, जब हम डेट इशू कर रहे हैं तो नई वाली इक्विटी की वैल्यू जो भी बन रही है मेरे ख्याल में 112046 ही बन रही होगी, नीचे लिखी हुई भी होगी, बिल्कुल यही बन रही है 112046 प्लस डेट की वैल्यू 60100 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 29% डिवाइडेड बाई 112046। कैलकुलेट कर लेते हैं और 60100 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट में 1 माइनस 0.29 डालकर 42671 आता है। 112046 उसमें ऐड करता हूँ और आंसर को डिवाइड करता हूँ 112046 से और फिर इसको 1.12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.55 बन रहा है। 1.55 कह लो या 1.546 बन रहा है, ठीक है, सही है जी। ये नया वाला बीटा इक्विटी आ गया, ये यूज होगा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के फॉर्मूले में। रिस्क फ्री रेट, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न सब दिया हुआ था। ये नया आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया और आपने नया वाला वैक कैलकुलेट कर लिया। ये सारी कॉस्ट हैं, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गया। फाइनली इसी तरह का काम हमने एक और बार करना है। इस केस में हम नया न्यू इक्विटी इशू कर रहे हैं। न्यू इक्विटी इशू कर रहे हैं तो डेट 50,000 पर ही है। इक्विटी की वैल्यू वर्किंग 5 में हम देख चुके हैं। कॉस्ट ऑफ डेट इस केस में IRR के बराबर ही है और इक्विटी की ऐसी ही वर्किंग हो रही है। यानी कि सबसे पहले तो आपने जो है वो 1.12 की वैल्यू ढूंढ ली थी ना। अब वापस से आप बीटा इक्विटी ढूंढेंगे। बीटा इक्विटी इज इक्वल्स टू बीटा एसेट मल्टीप्लाइड बाई इक्विटी प्लस डेट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई इक्विटी से। तो 1.12 मल्टीप्लाइड बाई, इसने थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वर्किंग, 123,150 प्लस 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 29% डिवाइडेड बाई 123,150। इसको सॉल्व करोगे यही आएगा, देख लेते हैं। वैसे 50,000 को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में 1 माइनस 0.29 डालकर 35,500 आया। 123,150 उसमें ऐड किया, 123,150 से डिवाइड किया और 1.12 से मल्टीप्लाई किया, 1.443 आ गया। 1.443 आ गया, ठीक है जी। ये आपने यूज़ कर लिया यहाँ पर अपने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में और आपने नया इक्विटी निकाल लिया। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुश्किल सवाल था, आसान सा 17 मार्क्स का सवाल था। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज है तो उसको ये सवाल मुश्किल नहीं लगना चाहिए। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे या मेरे टीचर असिस्टेंट से डिस्कस करें। बड़ा ही आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। मैंने पूरा इसलिए सॉल्व नहीं किया, सिर्फ समझाने में 40 मिनट का लेसन बन गया।
अगर मैं इसको लिख लिख के सॉल्व कर रहा होता तो पता नहीं 1 1.5 घंटे पे बात जाती और आप इस वीडियो को देखते ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।